तो स्टार्ट करते हैं, 10 को हमने छोड़ा था। तो 10 को फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ था दैट इज़ विद द इलेक्शन इनटू द जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा। तो वो तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होते होते होगा। तो वी नो कौन विनर है, बीजेपी हरियाणा में क्लियर कट में जो मेजोरिटी है, 90 सीट है हरियाणा इलेक्शन में एमएलए के लिए टू फॉर्म द गवर्नमेंट। हाफ कितना होता है, 46, 50% प्लस वन, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत होती है टू फॉर्म द गवर्नमेंट। क्लियर है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी हमने पढ़ा था, ठीक है। और इस समय डोमिनेटिंग पार्टी तो अगेन दैट इज द बीजेपी। रतन टाटा का उनका डिमाइस हो गया। तो ही वॉज ए फिलेंथ्रोपिस्ट, अपने बिजनेस के साथ साथ वो सोशल वर्क में भी काम करते थे, तो इसीलिए ही इज़ नोन फॉर दैट। एंड ये इनके बारे में जानना जरूरी है कि इनको पद्म विभूषण मिल चुका है। पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण दोनों मिला है, तो ये आप जानिएगा। एंड ही वॉज द हेड ऑफ द टाटा ट्रस्ट एज वेल, ठीक है। सबसे बड़ा जो अवार्ड इंडिया में होता है क्या होता है, भारत रत्न होता है, वो नहीं मिला है। उसके नीचे क्या होता है, पद्म विभूषण होता है, तो वो मिला है। बस भारत रत्न मिला है, पद्म विभूषण मिला है, कहीं ना कहीं इसमें होना चाहिए। इसमें नहीं है, अंदर किसी न्यूज में है कि इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण बोथ, ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है नोबेल इन द केमिस्ट्री। अभी हम लोगों ने पढ़ा नोबेल इनटू द मेडिसिन एंड फिजिक्स ऑलरेडी पढ़ा है, एंड नोबेल इनटू द केमिस्ट्री तो किसको मिला है, डेविड बेकर, जॉन जंपर एंड डेविस हैसाबिस। तो डेविड बेकर एंड जॉन जॉन जंपर एंड डेविस हैसाबिस, ठीक है। आधा इनाम इनको मिला है और आधे में इन दोनों को मिला है। होता है ना कि आधा पार्ट जो मनी का होता है दैट इज गिवन टू द डेविड बेकर एंड हाफ हैज बीन गिवन टू द जॉन जंपर एंड डेमिस हैसाबिस, ठीक है। किस लिए मिला है, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन का इन्होंने बताया। प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ प्रोटीन विद द इन लोगों ने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन किया है। जो नहीं होता है कि हम प्रोटीन को आर्टिफिशियल भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक तो वो तो होता है कि बायोलॉजिकल बनता है, लेकिन धीरे धीरे हम हर चीज़ आर्टिफिशियल बना रहे हैं ना। तो इन्होंने कंप्यूटेशनल डिजाइन इसको एनालिसिस कर रहे थे, इसी के लिए इन दोनों लोगों को मिला है, ठीक है। इसी से जो होगा दे विल बी डेवलपिंग इट फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चैट जीपीटी है, तो वो फील भी करना स्टार्ट कर देंगे जब रियल बायोलॉजिकल चीज़ें हम यूज करना स्टार्ट कर देंगे। हमने देखा कि माइक्रो आरएनए का खोज के लिए मेडिसिन में मिला है, तो वो भी तो है, न्यूरल नेटवर्क उससे बनाएंगे। जैसे नॉर्मल आप ऐसे एनालिसिस करते हैं तो दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन इंसान क्या है, इंसान चीज़ों को कैसे फील करता है, न्यूरॉन से। तो ये न्यूरल नेटवर्क्स किस तरीके से हम सोचते हैं, चैट जीपीटी भी उस तरीके से सोच के वो जवाब देगा। 100% करना मुश्किल है, क्योंकि जो हमारी सेंसिटिविटी है वहाँ तक पहुँचने में तो अभी साइंस को काफ़ी टाइम लगेगा, पर दे आर ट्राइंग टू अचीव दैट, दिस इज द मेन थिंग। यहाँ पे भी इन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन का स्ट्रक्चरिंग किया है, दैट इज द मेन पॉइंट फॉर द गिविंग दिस नोबेल फॉर द केमिस्ट्री। क्लियर हो रहा है, ये 3 नाम याद होना चाहिए। डायरेक्ट पीसीएस में पूछेगा किसके लिए दिया गया है, वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द एक केस है 1988 में सतीन्द्र राजस्थान। एक रूप कुमार नाम की औरत थी, वो सती हो गई थी। अब सती हो गई थी तो आप होता है ना कि दिस इज ए क्राइम, पर वहाँ के लोगों ने उसको ग्लोरीफाई करने के लिए उनका जो होता है ना भस्म लेके शहर में घुमा के, नहीं होता है, तो इससे होगा कि आप गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं ना। सती इज नॉट गुड थिंग कि आप हस्बैंड मर गया तो पत्नी को भी उठा के जला दिया, या उसको इतना फोर्स कर दिया कि सी इज गोइंग टू बोर्न डाउन इटसेल्फ। तो यहाँ पे रूप कुमार केस काफी इंपॉर्टेंट केस है, ये हमेशा आता है कि सती को लेके, एंड यू शुड राइट दैट रूप कन्वर केस। हाँ, वो अभी भी आ रहा है उसका, यही है ना जुडिशरी का। पकड़ा पकड़ा तभी गए थे, केस चल रहा था, जुडिशरी में होता है ना वो, केस पे केस चलते रहता है। वो सनी देओल का डायलॉग तो सुना होगा ना, तारीख पे तारीख वाला। उसमें भी मैक्सिमम को एक्विटल ही मिल गया है, किसी को भी उसमें सजा नहीं हुई है। लेकिन रूप कन्वर केस
ये बहुत फेमस केस है, कन्वर, KANWAR, यहाँ पे है रूप कन्वर केस। इसमें रूप कन्वर सती बन गई थी एंड उनका ग्लोरिफिकेशन किया गया था। ओके, ये आप एस्से में लिख सकते हैं, एस्से में या सोसाइटी का कभी भी क्वेश्चन आए रिलेटेड टू द सोशल एविल्स जो अभी भी है, कैसे चीज़ों को हम प्रमोट करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, तो दैट शुड नॉट बी देयर। ग्लोरिफिकेशन ऑफ बैड थिंग शुड नॉट बी देयर। कुचिपुड़ी कहाँ का है? केरला का है क्या? कथकली है ना केरला का? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र का है, कथकली एंड मोहिनी अट्टम है वो केरला का है। थेयम केरला का है, थेयम भी एक है, एक दिन हम लोगों ने पढ़ा था थेयम, तो दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा क्लियरिटी है ना तो वो हो जाएगा। कथकली एंड दिस मोहिनी अट्टम बहुत क्लियर होना चाहिए, तो दैट शुड बी द। यक्ष ज्ञान कहाँ का है? यक्षगान, कर्नाटका का। भरतनाट्यम तमिलनाडु। यही तो है, तीन चार चीजें यू हैव टू गो थ्रू। एक इंपॉर्टेंट न्यूज आया है कि मेंटल हेल्थ इन द इंडियाज मटेरियल वर्ड्स, जो आज के ज़माने में जो मेंटल हेल्थ है दैट इज डिटियोरेटिंग कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय हो रहा है ड्यू टू द मटेरियलिस्टिक डिजायर, जो नहीं होता है कि हमें। और ये आर्टिकल इस कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली कई जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं MNCs, जहाँ पे उनका पैकेज करोड़ों में होता है, पर मंथ का उनकी सैलरी 4 लाख 5 लाख है, दे कमिटेड द सुसाइड। तो उनको तो पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन वर्कलोड उनमें उनमें इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है कि दे कैन नॉट सस्टेन। होता है ना कि वर्क प्रेशर, भले वो पैसा देते हैं पर ऊपर से इतना चीज़ें होती हैं, काम पे काम उनके ऊपर लदा होता है कि वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते हैं। और कई बार प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि दे कमिट द सुसाइड। नहीं होता है कि उनके खिलाफ एक्शन लेने लगते हैं जो उनका हायर लेवल पे जो ऑफिसर होता है, अथॉरिटी होता है। तो यही केस में अभी जो सबसे रिसेंट का केस है, 26 ईयर ओल्ड एक लड़की ने सुसाइड किया, वो भी वुमेन एग्जीक्यूटिव थी। एंड एक और केस आया था, उसमें 38 ईयर्स ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का 15 इयर्स का एक्सपीरियंस भी था। तो आफ्टर दैट दे कमिटेड द सुसाइड। तो उसी पे ये टोटल डिस्कशन है। यहाँ पे ये डिस्कशन इस आर्टिकल में है कि जब भी हम कुछ भी काम करते हैं तो वी शुड हैव द पर्पस। जैसे पहले होता था कि एक लाइफ का क्या मतलब होता है, एक मतलब होता है कि सिर्फ आपको पैसे कमाना है, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, ठीक है, एक इतना जितना एक नॉर्मल स्टैंडर्ड लाइफ होनी चाहिए वहाँ तक तो सही है। लेकिन लोग कंपेयर करने के चक्कर में, नहीं होता है कि पड़ोसी से, रिलेटिव से, वो कि इनसे ज़्यादा हो जाए, कि आपका 4500 स्क्वायर फीट में अगर घर बना है तो मैं 5000 6000 स्क्वायर फीट में बनाऊंगा। दैट इज द मेन थिंग। तो वो है। लेकिन यही इस आर्टिकल में डिस्कशन है कि पहले के जो थिंकर थे वो क्या था। जैसे इन्होंने सोक्रेटिस का एग्जाम्पल दिया। सोक्रेटिस का नाम सुना है आप लोगों ने? सुकरात किस लिए नाम सुना है बताइए आप? सोक्रेटिस, सोक्रेटिस ही तो अरस्तु थे, अरिस्टोटल अरस्तु थे। सुकरात सोक्रेटिस थे। सुकरात के जो शिष्य थे प्लेटो थे, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, अरिस्टोटल, ठीक है, ये तीनों। और अरिस्टोटल के जो शिष्य थे अलेक्जेंडर, सिकंदर, सिकंदर वही तो। इन तीनों गुरुओं का उसने ज्ञान लिया, उसने इम्प्लीमेंट किया, वो पूरा विश्व फतह कर लिया। तो दैट इज द थिंग। तो सोक्रेटिस को जहर की प्याली दे दी गई थी क्योंकि वहाँ का जो राजा था उसके खिलाफ वो बोल रहे थे, वो सही बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसने कहा कि अपने बात से मुकर जाओ, तो वो नहीं अपना चेंज किया, वो हंसते हंसते पी गए, कहें कि ये पी लूंगा, लेकिन एक समाज को मैसेज जाएगा कि हम पावर के आगे नहीं झुकते हैं। तो सोक्रेटिस का मानना था कि हमेशा यू शुड आस्क दैट हु आई एम। जैसे होता है ना एक फिलोसफिकल क्वेश्चन हमेशा एक इंसान के लिए होता है कि हु आई एम, ठीक है ना, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ। तो ये हमेशा क्वेश्चन होना चाहिए, हाउ शुड आई लिव, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ, दिस इज द थिंग।
ओके। और इसी पे सोक्रेटिस ने एक बात कहा था, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। जैसे आप अपने लाइफ को एग्जामिन करते हैं ना, ऐसे तो आप 140 करोड़ लोग तो इंडिया में हैं, कैसे भी जी रहे हैं, लेकिन डिफरेंस कौन क्रिएट करता है समाज में? जो लोग पूछते हैं ना कि पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, थोड़ा सा अपने आप को अलग स्टैंड पे खड़ा करते हैं, दैट इज द थिंग। आप लोग पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर लाइफ? आप बताइए आपके लाइफ का क्या पर्पज है। वही यहाँ पे है कि मैक्सिमम चीजें जो है ना वो हम मनी पे कर दिए हैं। उन्होंने जैसे कहा कि जो हमारा कहीं फैक्ट्री में भी या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, रिलेंटलेस प्रेशर ऑफ अर्बन लिविंग, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एंड फियर्स कंपटीशन। जो कंपटीशन है ना कि एक दूसरे से कंपटीशन, कि ये क्या कर रहा है मैं उससे आगे कैसे जाऊं। आप देखिएगा कि घर में भी होता है कि इनके शादी में ये खिलाया गया, हमारे शादी में इनसे थोड़ा सा ज्यादा खिलाया जाएगा। ये होगा ना, कितने लोग आए, आपके वहाँ 1100 आए, मेरे वहाँ 1200 लोग आए थे। दैट इज द थिंग, कंपटीशन। और इस सोसाइटी में हर लेवल पे, ऐसा नहीं है कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसी लेवल पे है, दैट इज एट द एवरी लेवल। और वो बड़े बड़े लोग जो एज, जैसे पहले मुझे ऐसा महसूस होता था कि जब हम मेच्योर हो जाते हैं, 25 साल से ऊपर जाते हैं, तो हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। लेकिन अभी मैं लोगों से बात करता हूँ तो लगता है नहीं, सेंसिटिविटी का एज से कुछ लेना नहीं है, लोग वैसे के वैसे ही हैं। जैसे कोई सेंसिटिविटी नहीं है कि कैसे बात करना चाहिए, कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, दैट हैज बीन द रिमेन द सेम। इन्होंने एक जगह और कहा है कि अब गवर्नमेंट का पॉलिसी भी ऐसे रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कर्नाटका गवर्नमेंट ने वहां पे शॉप्स पे आप मैक्सिमम होता है कि 12 घंटे तक आप काम कर सकते हैं, लेकिन 12 घंटे से भी ज्यादा आप काम करने के लिए दे हैव अलाउड 12 आवर ए डे। उससे भी ज्यादा इन्होंने एक लॉ बना दिया। अब आदमी दिन रात काम करेगा तो अपना खुद का जो नीड होता है, बेसिक नीड कैसे देखेगा? अभी हम लोगों ने देखा था ना गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स, गिग वर्कर्स देखा था। जैसे ये पिज्जा लेके आते हैं स्विगी से, ये लोग, तो इनमें क्या था कि ये अपना गिग का भी करते हैं, फिर बाद में जाके और भी काम करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली दे हैव टू अर्न। जो हम उनकी लेवल है उनको हमेशा है कि थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए। तो यहाँ पे देखिए ये चीजें गवर्नमेंट के पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट होती है। ओके, यहाँ पे है कि करंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटी रिइंफोर्स द बिलीफ वेल्थ कंजप्शन इक्विट टू द हैप्पीनेस। अभी जो है, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि किसी का फादर है वो ये नहीं बोलेगा कि उसका बेटा कितना क्या है, गुड़ी है। वो सिर्फ क्या रिफ्लेक्ट करता है, वेल्थ एंड द कंजप्शन, कि किस चीज से चलता है, किस तरीके के मकान में है, किस शहर में है, जैसे लंदन में है कि पेरिस में है, मुंबई में है। आप दिल्ली वालों से जाके मिलिए, वो दिल्ली से सेटिस्फाइड नहीं है, उनको लगता है कि वो मुंबई वाले उनसे ऊपर है। तो वो हमेशा, आप दिल्ली के किसी भी लोग जो वहाँ के लोकल्स हैं उनसे बात कीजिएगा तो वो हमेशा एग्जाम्पल देंगे, मेरा भाई मुंबई में है, मुझे भी मुंबई जाना है। आर यू गेटिंग ना? जैसे हम लोग यहाँ पे आप लोकल में बात कीजिएगा तो वो दिल्ली के करेंगे, इनके चाचा दिल्ली में है, इनके ये दिल्ली में है। आर यू गेटिंग ना? कि हमेशा एक होता है ना कि इक्विट विद द कंजप्शन एंड द स्टेटस, वो हमारा एम होता है। दैट इज द मेन थिंग यहाँ पे कि हैप्पीनेस। तो यहाँ पे क्या है, माइंड सेट सेव्स द सोसाइटल नॉर्म। जो हमारा माइंड सेट है, हो सकता है माइंड सेट बहुत बदल जाए। आज़ादी के बाद की 10-15 साल की माइंड सेट बहुत अलग थी, आज की माइंड सेट बहुत अलग है। आर यू गेटिंग ना? पहले के आप देखिएगा उस समय का, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें एग्जाम्पल है कि कई जो मिनिस्टर बने थे जस्ट आफ्टर द फ्रीडम स्ट्रगल, जब हमारी पहली इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो कई लोग अपना सैलरी नहीं लेते थे, इसलिए कि मेरा बेटा कमा लेता है, मुझे क्या जरूरत है, ये सोशल वर्क के लिए हो जाएगा। बहुत मिनिस्टर का आपका एग्जाम्पल आएगा। या लेते भी थे तो 20% लेते थे जिससे उनका काम चला जाए, 80% वो दे देते थे कि सोशल वर्क में होगा। अभी देखिए अपना तो सैलरी लेते ही हैं, साथ साथ जो फंड आता है वो मैक्सिमम खा जाते हैं। वो होता है ना कि एक इस पे बहुत फेमस कहानी भी है कि इंडिया का करप्शन का लेवल ये है कि जैसे एक ये वाला कहानी शायद आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया का और एक यूरोप का दो मिनिस्टर गए थे रूस, रसा, ठीक है। तो वहाँ के मिनिस्टर के घर गए तो वहाँ का उन्होंने उसका घर देखा तो बहुत आलीशान था। तो उसने कहा कि अरे ये कैसे, मतलब इतना बड़ा घर कैसे बनाया? तो वो बोला कि एक ब्रिज का कांटेक्ट था और मैंने उसका 90% लगाया, 10% में ये बनवा लिया। तो फिर वो ये दोनों अब रस्सा और इंडिया वाले मिलके यूके गए। तो वहाँ पे बोले कि वहाँ पे भी उसका घर तो और उससे अच्छा था। बोले कि अरे ये तो पैलेस के जैसे है, क्वीन का पैलेस है।
तो फिर उससे पूछे कि कैसे, तो वो भी बोला कि मैं मिनिस्टर हूँ और 30% कट आया, उसका मैंने बनवा लिया। मतलब फिर वो इंडिया है, तो इंडिया में जब इंडिया के मिनिस्टर घर रहे तो वो तो पूरी हवेली थी, पूरा मतलब नहीं होता है कि पूरा फैला हुआ, तो एकदम सरप्राइज। तो वो पूछे ये कैसे, मतलब इतना बड़ा हवेली कैसे। तो वो कहें, वो बोला कि वो देख रहे हो वहाँ पे। तो वो बोला क्या, तो ब्रिज दिख रहा है। तो कहे नहीं। तो कहा वो पूरा का ब्रिज का पैसा 100% मैंने इस घर में लगा लिया, वो ब्रिज ही नहीं था। दैट इज द केस। तो करप्शन का ये लेवल है अभी कि आप 100% ही खा जाते हैं, 20% 30% लगाते हैं। दैट इज द केस। तो यहाँ पे भी यही है कि वेनेवर यू हैव द जो माइंड सेट होता है ना, वो रिफ्लेक्ट होता है ओवरऑल सोसाइटी में। कुछ अच्छे एग्जाम्पल हैं अभी जहाँ पे, अब इसका सोल्यूशन क्या है कि कम्युनिटी लाइफ को प्रमोट किया जाए। जैसे होता था कि ना, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि ब्राजील कम्युनिटी गार्डन्स का एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं कि हाँ कॉमन अगर नाले हैं तो मिलके सभी लोग साफ करेंगे, ठीक है, वो गवर्नमेंट आएगा, हिसाब किताब कैसे करना है कि सफाई दफाई कैसे करना है, तो उसका वो लोग खुद का मिल के करते हैं। केरला में भी ये कॉन्सेप्ट है, केरला में भी क्या क्या चीज़ कैसे बनेगा, स्कूल में मिड डे मील में क्या खिलाया जाएगा, वो गाँव के लोग बैठ के डिसाइड करते हैं, ठीक है, विद द टीचर्स, हेड मास्टर, एवरीथिंग। वहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत है। कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी तभी तो चीज़ें पता चलेगी। अब हम लोग के वहाँ होता है, आप लोगों के भी होम टाउन में देखिएगा कि वहाँ पे टंकी लगती है, पानी आती है नहीं आती है, कहाँ से पाइप गया है, कोई पता नहीं होता है। दैट इज द केस। अब बहुत पहले ही ये हर घर नल और जल ऐसा कुछ योजना आया था जो अभी भी चला रही है गवर्नमेंट। वो यूपीए गवर्नमेंट में भी आया था, नल ही नहीं लगता है, टंकी ही नहीं बनती है। दैट इज द केस। तो हम ही लोग पार्टिसिपेट नहीं करते ना, जब नहीं बनता है तो हम में से कौन जाके पूछता है कि अरे ये तो स्कीम चल रहा है हमारे वहाँ क्यों नहीं आया। या जो भी वाईफाई का जो भी इन्होंने भारत नेट का प्रोजेक्ट बनाया है, या जो भी आपके जो विलेज है वहाँ पे प्रोजेक्ट आते होंगे ना, ब्रिज बनाने का, सड़क बनाने का, तो आप लोग थोड़ी जाके कोई गांव का पूछता है आरटीआई डाल के कि कितना पैसा आया, कितना लगा, कौन लगाया। दैट इज द केस। वो कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो कैसे होगा। तो दैट इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे ये कम्युनिटी जो है वो शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉस्टरिंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जब 10 लोग बैठेंगे तभी तो पता चलेगा कि अच्छा इनके घर का भी बेटा इस स्कूल में पढ़ता है, कैसे पढ़ाई होती है। अब टीचर आता है कि नहीं आता है कैसे पता चलेगा, जब नॉर्मल लोग अपने स्कूल के अपने बच्चों को भेजेंगे तभी तो। उसमें यह है कि प्राइमरी स्कूल में कौन जाएगा, जो सबसे पुअरेस्ट है। अगर वहाँ का ऑफिसर है, गांव लेवल ही छोड़ दीजिए, गांव लेवल पे ही लीजिए, वहाँ का सबसे बड़ा ऑफिसर क्या होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, वही डेवलपमेंट का पूरा जिम्मा होता है। अगर वो अपने बेटे को प्राइमरी स्कूल में भेज दे, वहाँ का जो पंच है, अब ये प्रधान है, नगर पंचायत का होता है ना प्रधान, जो ग्राम पंचायत का प्रधान, नगर पंचायत का तो मेयर होता है, ठीक है। तो जो ग्राम पंचायत का प्रधान है वो भेज दे, जो वहाँ का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है वो भेजे, तो अपने आप पढ़ाई से सही हो जाएगी। क्योंकि वो कॉपी देखेगा ना आके कि नोटबुक कैसा है, क्या लिखा क्या नहीं लिखा। तो दैट इज द केस। आप अकाउंटेबिलिटी ही नहीं लेते हैं। जितने भी अमीर हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट बढ़िया स्कूल में, अभी एक केस था, कोई डीएम अपने बच्चे को भेजा था स्कूल में, तो वहाँ सरकारी स्कूल में तो बड़ा डिफरेंस आ गया था। तो दैट इज द केस। ऐसा नॉर्मल अगर सब लोग करना चाहें तो चीज़ें बदल जाएंगी। तो यही है कि कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि वहाँ पे जो कम्युनिटी ओरिएंटेड लिविंग होती है ना, वहाँ से ये होगा कि आप कोऑपरेट करना सीखते हैं। आप एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करते, इंस्टेड ऑफ यू स्टार्ट कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। ओवरऑल यही है कि बाय दिस स्ट्रेंथनिंग द सोशल सपोर्ट नेटवर्क। अब आजकल नेटवर्किंग जो है, सोशल नेटवर्किंग, वो हमारा रिड्यूस होते जा रहा है। जैसे नहीं होता है कि पार्टिसिपेशन विद द डिफरेंट फैमिली मेंबर्स और द डिफरेंट रिलेटिव्स, वो कंटिन्यूअसली रिड्यूस हो रहा है, एंड दैट्स रिजल्टिंग इनटू द कम्युनिटी लिविंग इनटू द फॉस्टर एम्पैथी, माइंडफुलनेस एंड ह्यूमन कनेक्शन, प्रोवाइडिंग द फुलफिलमेंट थ्रू द शेयर्ड एक्सपीरियंस। माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे है ना माइंडफुलनेस। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, सिंपैथी। सिंपैथी एम्पैथी में ये डिफरेंस होता है ना, सिंपैथी में होता है कि आप चले, कोई गिर गया, आपने दुख प्रकट किया, ऐसा कितना दुख हो गया। एम्पैथी में हो गया कि सच में आपने महसूस किया कि सच में उसको चोट लगा, आप दौड़ के गए, उठाए, उसको सहलाया, खुद महसूस किया कि मैं गिरा होता तो कितना तेज। एक तो वह गिर गया,
तो आप चलते चलते दुख व्यक्त कर दिए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं कि दौड़ के जाके उठाते हैं। तो इम्पैथी उस लेवल पे आएगा कि आप उसको ले जाके सहलाएंगे, फिर आप वो मतलब ठीक हो जाएगा, तब आप आगे चलेंगे, होता है ना। उसके एक लेवल आगे होता है कंपैशन, करुणा। करुणा आपने सुना होगा, करुणा उससे भी आगे होता है। जैसे बुद्धा के अंदर करुणा था, जैसे करुणा उस लेवल पे होगा ना, जैसे आप जा रहे हैं और रास्ते में किसी को बहुत ठंड लग रही है, आपने स्वेटर पहना, आपने निकाल के दे दिया, अपना निकाल के दे दिया कि उसके दुख को दूर करने के लिए आपने अपना सुख त्याग दिया। दैट इज द कंपैशन। वो एक और हायर लेवल होता है। इम्पैथी में फिर भी है कि आप कंफर्टेबल लेवल पे हैं, आप अपना सेक्रीफाई नहीं कर रहे, लेकिन करुणा जब आ जाएगा तो आप अपना भी सेक्रीफाई करना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज द कंपैशन। ओके, व्हाट इज द माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब एथिक्स में पढ़ा रहा हूँ, एथिक्स में यही सब पढ़ना है। सिंपैथी, इम्पैथी एंड कंपैशन, ये तीनों चीजें पूछता है, कई बार पूछा भी है। व्हाट इज द मीन बाय एंड व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस समझ में आया? नहीं, माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके माइंडफुल रहें कि क्या इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे क्या दूरगामी परिणाम होंगे। जैसे होता है ना, माइंडफुलनेस का मतलब आप बहुत सेंसिटिव रहें, अपने काम के प्रति बहुत सेंसिटिव रहें कि आप अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो किसको दुख होगा। ठीक है, तो आप बहुत माइंडफुल हैं। आप कोई भी स्टेप कर रहे हैं तो आप उससे किस पे इम्पैक्ट होगा, आप बहुत सिंसियर एंड सेंसिटिव हैं with respect to your work. That is the mindfulness. Okay, human connection and providing the fulfillment for the shared experience. दो ये जितनी भी चीजें हैं, दिस इज, राइटर ने कहा है कि ये चीजें होनी चाहिए, तब जाके हम चीजों को और बेहतर तरीके से एक अच्छा लाइफ जी पाएंगे। क्लियर हो रहा है? ये आर्टिकल किसके बारे में? इस पे एस्से आ सकता है, डायरेक्ट जीएस पेपर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एस्से का बहुत अच्छा टॉपिक है कि मेंटल हेल्थ इन द इंडियाज मटेरियल्स वर्ल्ड। मटेरियल्स का मतलब सुख सुविधा, जो चीजें ऐसो आराम की चीजें होती हैं, एंड मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, कि आप दिमागी रूप से कितने तनाव मुक्त हैं। या तनाव मुक्त रहना एक ऐसा नहीं है कि तनाव, अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी तनाव होता है, लेकिन वो तनाव इस तरीके से नहीं होता है कि वो निगेटिविटी आपके अंदर क्रिएट करे। जैसे आप बहुत महान काम करते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो जैसे अब गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, या ये भगत सिंह है, वो लोग भी तो काफी स्ट्रेसफुल काम कर रहे थे ना, काफी, लेकिन वहां पे था कि दे हैव द फुलफिलमेंट। उनके काम में कभी नहीं आएगा कि सुसाइड कर ले। लेकिन जो आपका होता है कि आप बहुत ज्यादा किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां से आपका एग्जीक्यूटिव आप में छोटी छोटी कमियां निकाल के भेजता है, तो होगा ना कि कब जॉब चला जाए, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। होता है ना कि कल को जॉब चला जाए, मैं ऐसा लाइफ कहाँ से जी पाऊंगा, फिर जॉब कहाँ मिलेगा। दैट इज द एक स्ट्रेस लेवल क्रिएट होता है कि आप कितना भी अच्छा करके कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रेस के कंडीशन में हमेशा अपने आप को फील करते हैं। दैट इज द थिंग। क्लियर हो रही है? एस्से ऐसे ही आता है। एक दिन हम लोगों ने एस्से का देखा था ना इस साल का, कि बड़ा वो फिलोसफिकल टाइप का है, तो ये भी फिलोसफिकल ही है। आपको लिखना है कि क्यों स्ट्रेस है, क्या उसके सोल्यूशन है, एंड किस कैसे उसको अचीव किया जा सकता है। तो अचीव करने का यहाँ पे तरीका है कि यू हैव टू फॉस्टर द इम्पैथी, माइंडफुलनेस एंड ह्यूमन कनेक्शन। ओके, रीजन क्या है स्ट्रेस का? कि ड्यू टू द डिफरेंट वर्क प्रेशर, डिफरेंट डिजायर, डिजायर इज द मेन कॉज ऑफ द सफरिंग। ये बुद्धा ने बताया भी है, ये आप लोगों को पता भी होगा। दैट इज द मेन। उन्होंने माइंडफुलनेस, उनके अष्ट मार्ग दिया है ना, 8 मार्ग टू अष्टांगिक मार्ग। एंसेंट तो खत्म हो गया ना, रिवाइज तो कर रहे होंगे आप लोग। 4 दिन में किया कि नहीं कुछ पढ़ाई, कि एकदम छोड़ दिया था कॉपी किताब? करंट जो पहले का है, ओके, एंड एंशिएंट भी करा दिया गया है, फिर ज्योग्राफी भी करा दी गई है। ये सब पलटा पेज, छुट्टी हो तो यू हैव टू टर्न द पेजेस। दैट इज द मेन थिंग, वो आपको ध्यान रखना है। ये भी उसी पे है कि ट्रांसफॉर्म वर्क प्लेस इंटू द सपोर्टिव स्पेस, तो सेम उसी लाइन पे इनका भी है, ये भी फिलोसफिकल ही है। तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ए पॉलिटिकल न्यूज। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द क्लास। 10 का जो मेन न्यूज था वो ये था। 11th का जो मेन न्यूज है, दैट इज द एक न्यूज है उसमें है कि 29 ईयर्स एंड काउंटिंग। यहाँ पे एक मुस्लिम ब्रदर्स हैं, वो जब भी विजयदशमी के टाइम पे फंक्शन होता है, रिलीजियस सेरेमनी होती है, तो उनको बुलाया जाता है देवर कंटिन्यूअसली। और जो बजाते हैं इसका नाम है दैट इज द नदास्वरम।
नदास्वरम, ठीक है, एक कार्नेटिक म्यूजिक में यूज होता है। ये जो पिक्चर है ये नदास्वरम का ही पिक्चर है जो वो लोग बजा रहे हैं, यही दोनों भाई हैं। दे आर द मुस्लिम बट दे wear the all the clothes like the Hindus and they participate in a very pious manner। होता है ना pious manner, जो होता है कि नॉर्मल क्या माना जाता है कि दूसरे धर्म के लोग को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन ये एक तरीके का किसका एग्जाम्पल है? हारमनी। हम लोगों ने पढ़ा था ना इन द प्रियम्बल, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी में क्या था? भाईचारा। भाईचारा कब होगा? जब आप अपने रिलीजन से ऊपर उठ के भाई बंधुत्व के नज़र से देखें। जैसे मैं बोला था ना कि कई बार होता है कि विजयदशमी में मूर्तियां बनाने के लिए मुस्लिम इन्वॉल्व होते हैं, ताजिया बनाने में जब मुहर्रम आता है तो हिंदू इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज द फ्रेटर्निटी। एक अच्छा समाज तभी तो बनेगा, उससे ऊपर उठ के हम अपने धर्म, अपने जात से ऊपर उठ के हम एक दूसरे का सहयोगी समझे। दैट इज द मेन थिंग। इससे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दैट इज द मेन एग्जाम्पल। तो आप इन लोगों का, इनका नाम है शेख कासिम एंड द शेख बाबू। फ्रेटर्निटी का भी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं और एथिक्स में भी लिख सकते हैं। एथिक्स में भी कभी भी आप आंसर लिखें तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। दे प्ले द नादिस। नेक्स्ट न्यूज़ जो हम लोग करेंगे वो 11th 12th को तो आया नहीं था, 13th का ये है। 13 के कुछ न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। पहला न्यूज़ ये है जो अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था ना कि जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं उनके खिलाफ इजराइल ने रेजोल्यूशन पास किया है कि वो उनके देश में नहीं आ सकते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम। नाम भी पूछा था, आप लोगों ने नहीं बताया था। क्या नाम था? जनरल सेक्रेटरी का नाम क्या था जिसको बैन किया है? एंटोनियो गुटेरस। यही बताया था ना, उस दिन भी बताया था, एंटोनियो गुटेरस। तो उसके खिलाफ अब बहुत से कंट्रीज ने, नियर अबाउट 104 कंट्रीज ने एक सपोर्ट में लेटर लिखा है, साइन किया है। इंडिया ने उस पर साइन नहीं किया है। जैसे होता है ना कि यूएन है, सबसे बड़ा है यूएन, अगर फेल होगा तो, अगर नेशन सपोर्ट नहीं करेंगे तो यूएन कैसे सक्सेसफुल होगा? यूएन क्या है? एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। देश कैसे गवर्न होंगे वो यूएन डिसाइड करता है। अब युद्ध ना हो देशों के बीच में, या कोई भी अगर मसला है, कोई भी इश्यू है, डिबेट है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको पीसफुल मैनर में कैसे रिजोल्यूशन किया जा सकता है? एक बड़ा बॉडी हो। जैसे इंडिया में क्या है, कोर्ट्स हैं, हम में आपस में लड़ाई होता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। आपस में बड़े लेवल पे लड़ाई होता है, डिस्ट्रिक्ट दो आपस में लड़े या उससे बड़े लेवल पे तो हाई कोर्ट में जाते हैं। और दो स्टेट आपस में लड़ने लगे या सेंटर स्टेट लड़े तो सुप्रीम कोर्ट है। अब जब आप सुप्रीम कोर्ट की ही वैल्यू नहीं करें, सुप्रीम कोर्ट के जज को ही कहें कि इस स्टेट में नहीं आ सकता है, तो फिर अथॉरिटी रहेगी नहीं? रहेगी ना। फिर लड़ाइयाँ कैसे सॉल्व होंगी? एक है ना, जो भी जस्टिस सिस्टम है तभी तक चलता है जब तक एक्सेप्ट करें हम, आप रिस्पेक्ट करें कि ये बोलेगा हम मानेंगे। जिस दिन हमने स्टार्ट कर दिया कि ये बोले हम नहीं मानेंगे, तो लड़के ही मसला सॉल्व होगा। यूएन का अगर हम जनरल सेक्रेटरी को ही कह दें कि अरे ये पक्ष ले रहा है, इसको हम घुसने नहीं देंगे, तो आपस में नेशन स्टेट लड़ेंगे ना, जो जितने भी नेशन हैं, तो उसके खिलाफ ही इन्होंने साइन किया। इंडिया का बहुत रेयर केस होता है जब ऐसे में सपोर्ट नहीं करता है। इंडिया ने नहीं किया है क्योंकि इस बार इंडिया इजराइल के साथ बहुत क्लियर कट स्टैंड ले रहा है। जो होता है ना कि एकदम क्लियर कट हम इजराइल के खिलाफ नहीं वोटिंग करेंगे। दैट इज द केस। यूएन का एक अलग से पीस कीपिंग फोर्स है जिसमें सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। यूएन पीस कीपर्स, यहाँ पे है ना पीस कीपर्स, यूएन इंटरिम कंडेम्स द अटैक ऑन द पीस कीपर्स। तो दो, जहाँ पे मानी इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा है, अब हमने सीज फायर कराना है, तो वहाँ पे यूएन का पीस कीपर्स को भेजा जाता है कि यूएन का पुलिस आएगा और वो उसकी आर्मी, वो दोनों तरफ समझौता कराएगी, लड़ाई ना हो, झड़प ना हो, तो वो वहाँ पे रहती है। तो गाजा में भी ये कोशिश कर रहे हैं, लेबनान में भी अटैक हो रहा है इजराइल की तरफ से, वहाँ पे भी पीस कीपर्स को भेजा गया है। ठीक है, वो यूएन के जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है उसके अंडर में ये लोग काम करते हैं, यूएन पीस कीपर्स। ठीक है, इंडिया सबसे ज़्यादा उसमें
वो कंट्रीब्यूट करता है, जो होता है ना, इंडिया की आबादी सबसे ज़्यादा है, चाइना के बाद इंडिया ही है, अभी तो इंडिया भी नंबर 1 आ गया है चाइना से भी ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, दूसरा इंडिया इसलिए भी कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि हम लोग डेवलपिंग इकॉनमी है, गरीबी बहुत है, तो कहीं जॉब मिलता है तो हम लोग जाते हैं। अभी हमने देखा कि यूक्रेन में भी लोग जा रहे थे लड़ने क्योंकि सैलरी अच्छी थी, इजराइल में भी लोग जा रहे हैं काम करने क्योंकि सैलरी अच्छी है। तो दैट इज़ द केस। इंडिया और पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन है यूएन पीस कीपर्स में, वो इंडिया एंड पाकिस्तान का है। क्लियर हो रहा है? ये पता चल गया यूएन पीस कीपर्स क्या है। एक आर्मी है जो यूएन के अंडर में कहीं पे भी लड़ाई होता है, अगर समझौता कराना है तो उस आदमी को भेजा जाता है, उसका नाम है यूएन पीस कीपर्स। क्लियर? सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है अभी इंडिया एंड पाकिस्तान की तरफ से है। साईं बाबा एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ओके, इनका नाम था गोकारा कोंडा नागा साईं बाबा। ठीक है, ये 10 साल तक जेल थे। इन पे केस था कि ये नक्सलाइट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सपोर्ट करते हैं, और उसी चक्कर में 2014 से लेके और 2024 में भी मार्च में उनको छोड़ा है और अभी डेथ हो गया। ये अपाइज थे, व्हील चेयर पे कंटिन्यूसली थे, लेकिन इनको लेफ्ट विंग का जो माओइस्ट हम लोग पढ़ रहे थे ना, नक्सलाइट, उसके बहुत सपोर्टर माने जाते हैं। इनका कहना था, गवर्नमेंट ऐसा बोल रही थी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज है वो बोल रहे थे। ये इनका मानना है कि नहीं, मैं जो गरीब हैं, जो दबे कुचले हैं, उनके सपोर्ट में मैं बोलता हूँ। तो ये दो स्टैंड है। इनका डेथ हो गया है, तो इनका नाम बस आप याद रखिएगा कि गोकारा कोंडा नागा साईं बाबा इनका नाम है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर थे। गोकारा कोंडा नागा साईं बाबा। बड़ा इन्हीं के बात से, इन्हीं को लेके एक अर्बन नक्सल का भी कॉन्सेप्ट आया था। क्या है अर्बन नक्सल? अर्बन नक्सल क्या है? एक दिन और मैं पढ़ाया था जब अर्बन नक्सल के बारे में। नक्सल तो पता है ना, नक्सलाइट, माओइस्ट, आइडियोलॉजी ऑफ माओ, जो आर्मी स्ट्रगल करना चाहते हैं। अर्बन नक्सल का मतलब होता है कि माने अर्बन एरिया में कोई है, टीचर है, कोई प्रोफेसर है, या इंटेलेक्चुअल है, कोई रिपोर्टर है, तो दे स्टडी लॉट ऑफ थिंग। तो उनको पता चलता है कि अरे यहाँ पे काफ़ी भूखमरी है, गरीबी है, गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है, और वहाँ पे माने कोई विद्रोह हो रहा है और ट्राइबल कोई विद्रोह कर रहे हैं, तो उसके सपोर्ट में सिंपैथी देने लगते हैं। तो उसी पे कॉन्सेप्ट आया कि ये लोग जो आर्म स्ट्रगल है माओइस्ट मूवमेंट का, उसको सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आर्म स्ट्रगल को सपोर्ट करना सही नहीं बात है ना, कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ अगर विद्रोह फैलाएं तो दैट इज नॉट गुड थिंग। ठीक है, लेकिन अब ये है कि जो इंटेलेक्चुअल है वो बोलते हैं कि हम तो सच में अपने ही देश के लोगों के प्रति सिंपैथी करते हैं। कोई ट्राइबल है, उसका अगर आप जमीन हड़प लें, और मैं सिंपैथाइज होकर बोल रहा हूँ कि अरे उनका जमीन हड़प लिया, तो ऐसा थोड़ी होगा कि मैं वायलेंस फैला रहा हूँ। मैं तो कोई दबा कुचला है उसके सपोर्ट में बोल रहा हूँ। तो कुछ प्रोफेसर जेएनयू को जैसे बोला जाता है कि वो वहाँ पे सब अर्बन नक्सल रहते हैं क्योंकि दे सपोर्ट द लेफ्ट विंग थिंग, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही डीयू के कुछ कुछ प्रोफेसर पे ये इल्जाम लगता रहता है और कईयों को अरेस्ट भी किया जाता है। क्लियर हो रहा है अर्बन नक्सल क्या है, कि जो इंटेलेक्चुअल है अर्बन एरिया में रखते हैं, हाँ, उनके अगर सपोर्ट में आ जाएं, और कोई भी जैसे माओइस्ट एंड नक्सलाइट टाइप का मूवमेंट का, ये गवर्नमेंट आरोप लगाती है कि ये लोग अपने वहाँ पनाह भी देते हैं। जो नक्सलाइट लीडर हैं जो लड़ रहे होते हैं, वो आते हैं तो उनको सपोर्ट भी करते हैं। अब जैसे इन पे आरोप लगाया है कि इनके घर में माओइस्ट लिटरेचर था, तो ये तो किसी के घर में लिटरेचर हो सकता है ना। मेरे घर में, मेरे पास है कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ है, मेरे पास लेनिन की बुक है, तो इसका मतलब थोड़ी मैं लेनिन को बुक रहा हूँ तो मैं मार्क्सिस्ट वो हो गया हूँ कि वायलेंट हो गया हूँ, मैं नक्सलाइट हो गया हूँ। बुक तो कोई भी पढ़ सकता है ना। मैं जान सकता हूँ कि मुझे कभी क्यूरियोसिटी हुई, जैसे नक्सलाइट मूवमेंट को स्टार्ट किया था इन्होंने कानू मजूमदार एंड कानू सन्याल एंड चारू मजूमदार। ठीक है, अब मुझे लगा कि अरे कैसे किया, उनके बारे में मुझे पढ़ना है। मैं बुक खरीद के लाया कि चारू मजूमदार के पे लिखा हुआ 2 बुक पढ़ता हूँ। तो पुलिस थोड़ी मुझे पकड़ के ले जा सकते हैं कि अरे ये चारू मजूमदार का बुक लिखा है, इसको पकड़ के ले चलो। वो तो दैट इज बाई माई ओन स्टडी, मेरी खुद क्यूरियोसिटी है ना। अब सबसे ज़्यादा स्टडी जो नक्सलाइट या ये कम्युनिस्ट विचारधारा पे है, वो भगत सिंह ने किया है। आप पढ़ेगा उनकी जेल डायरी, उन्होंने कंटिन्यूसली अपनी डायरी मेंटेन रखा है। उसमें लिखा है कि उन्होंने जितने भी उस समय के लेफ्टिस्ट थिंकर थे, कार्ल मार्क्स हो, लेनिन हो, उस समय के जितने भी हैं,
उन सब का उन्होंने पढ़ा था लिटरेचर। तो ऐसे थोड़ी होता है कि इसी पे डिबेट चल रहा था। वो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दे दिया था, जैसे काफी कई केस लगा दिया था गवर्नमेंट ने। तो लगातार एक बार अगर केस हो जाता है तो वो मिलते मिलते बेल आपको काफी टाइम लग जाता है। तो दैट वाज द केस। अभी गवर्नमेंट जैसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है, वो है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही दे दिया जाता है, लेकिन बीच में थोड़ा कंफ्यूजन था कि वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद आपको मिलेगा। तो उसी पे है कि गवर्नमेंट ने फिर सफाई दिया कि आपका दैट विल बी विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन, आपका प्रिस्क्रिप्शन नहीं भी हो। इसी में इन्होंने कहा कि दो तरीके की दवाइयां होती हैं जिनको प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होता है, दैट इज द सेंक्रोमैन एंड एथिनिलिस्ट्रोडॉयल। ये नाम लिख लीजिएगा। अगर इस केमिकल से मिला हुआ कोई भी दवा है तो आपको प्रिस्क्रिप्शन मस्ट है। दे कम्स अंडर द शेड्यूल एच ऑफ द ड्रग्स रूल्स। अब ये दिक्कत है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनमें ये मिला होता है। ये जो दो केमिकल हैं ये मिले होते हैं इसमें, तो इसीलिए कंफ्यूजन था कि इसको भी प्रिस्क्रिप्शन चाहिए है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम अभी लोग इतना एजुकेटेड नहीं है और इतना इसे पॉजिटिव नहीं लिया जाता कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए घर से परमिशन लेके डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और उसके बाद आप दवा लेने जा रहे हैं, तो खर्चा भी बढ़ा देगा आपका 600-700 रुपए, और ये फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा नहीं है। और जो अभी तक पता चला है बाय द नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे, 57% ऑफ द women those who use this contraceptive pills, they do not go for the prescription, डायरेक्ट काउंटर पे ही जाके they buy these pills। यहाँ पे एक न्यूज है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द वाटर चेस्टनट। वाटर चेस्टनट सबने खाया है? क्या होता है? सिंघाड़ा। ये देख के लग गया वाटर चेस्टनट। ओके, ये जो कश्मीर का वुलर लेक है ना, वहाँ पे ये एक तरीके का लाइवलीहुड है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है वहाँ पे, लोग इसको काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। और ख़ासकर अभी जब नवरात्रि जो भी फास्टिंग सीजन होता है तो उसमें आजकल ये आटा हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोग वाटर चेस्टनट सिंघाड़े का आटा हम लोग वो काफ़ी यूज करते हैं। ठीक है ना। यहीं पे दिया है कि जो अभी वुलर लेक का इम्पैक्ट पड़ा है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, काफ़ी उसमें जो प्रोडक्शन होता है वो गिर गया है, प्रोडक्टिविटी गिर गया है, तो वहाँ के आसपास के लोगों का लाइवलीहुड पे इसका इम्पैक्ट आया। इसके फायदे भी दिया है कि ये काफ़ी मतलब फायदेमंद होता है। जैसे इन्होंने लिखा है कि इट कुड बी इजीली डाइजेस्टेबल एंड प्रोवाइड द एनर्जी विच इज क्रूशियल व्हेन फास्टिंग। फास्टिंग में इसलिए भी यूज होता है क्योंकि ये ज़्यादा देर के लिए आपके भूख को मतलब रोक सकता है। दैट इज द। अब ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज वहाँ पे ड्राई वेदर इज इंक्रीजिंग and marshy land around the lake caused by the decline in the production of the water chestnut। ठीक है ना। तो वहाँ पे एक खास तरीके का ये लोग ये यूज करते हैं ताकि उसमें वो लोग, एक तो सिंघाड़े के अंदर में सार कटीला निकला होता है, उससे हर्ट हो जाता है, ब्लड वलड भी आ सकता है, तो उससे भी बचने के लिए इस तरीके का वो लोग लकड़ी का नीचे बना के अपने स्लीपर में पहनते हैं ताकि उसके ऊपर चलने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे जो हमें मिला है फॉर द नोबेल प्राइज फॉर द मेडिसिन, किसके लिए मिला है? माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए क्या है? व्हाट इज दिस? रूबकुन, गैरी रूबकुन, यही भूल रहा है। ये तो याद है, विक्टर एम्ब्रोस इजिली याद हो जा रहा है, गैरी रूबकुन। जो डीएनए है सब में सेम ही होता है, जीन्स, लेकिन उसमें अभी तक लगता था कि जब जब सब में केमिकल सेम है तो सबका बिहेवियर सेम होना चाहिए, लेकिन कैरेक्टर कैसे अलग हो जाता है, होता है ना। मोस्टली 99% जो होता है आप में, हम में, इनके में जीन सेम है, जो ह्यूमन जीन है सेम होगा। माइन्यूट जो होता है 0.01% का चेंज है जो ओवरऑल हमारे कैरेक्टरिस्टिक में चेंज लाता है। ठीक है, अब उसका हमें तक अभी तक कंफ्यूजन था, लेकिन जो mRNA माइक्रो आरएनए है, डीएनए क्या करता है? डीएनए में वो होता है कि आपके गुण छुपे होते हैं। ठीक है, उसके बाद डीएनए क्या करेगा? वो राइट करेगा, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। और वो जो लिखता है, जैसे आप, मैं टीचर हूँ, आपको मैं कुछ बता रहा हूँ, आपने नोट किया,
और वो नोट करके किसी और को दिया, वो उसको फॉलो कर रहा है। तो जो लिखने का काम है वो ट्रांसक्रिप्शन है, और ये ट्रांसक्रिप्शन का काम माइक्रो आरएनए करता है। वो कैसे प्रोटीन आगे होगा, डीएनए में इंफॉर्मेशन है, आरएनए के थ्रू कैसे प्रोटीन फॉर्म होगा वो माइक्रो आरएनए डिसाइड करता है। क्लियर हो रहा है? यही माइक्रो आरएनए कैसे रेगुलेट करता है, होता है ना, जैसे अगर आप जीन चेंज भी करें, कट करें ना जीन को, आप जोड़ें, तो उसके बाद जो चेंज होगा जीन की बिहेवियर में, दैट इज द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कि जब आपने ट्रांसक्रिप्शन कर दिया उसके बाद बिहेवियर एंड रेगुलेशन कैसे होता है। प्रोटीन जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो बनते हैं। केमिकल सेम है, जो आपका आंख बना है जो एकदम ओरिजिनल वाला केमिकल है ना, जैसे आपने देखा होगा कि हर एक एलिमेंट में अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यही होता है ना, वो तो सेम है। लेकिन आगे की बॉन्डिंग कैसे बनती जाती है वो चेंज कर देता है, कि वो प्लास्टिक है, वो लकड़ी है, वो दीवार है ना। लेकिन तोड़ते 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 जाएंगे तो जो सबसे एलिमेंट्री पार्ट होगा वो क्या होगा, सबका कॉमन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही है। आगे गेटिंग ना, डीएनए में भी सेम केमिकल फॉर्मेशन सेम है, लेकिन जो बाद में जो चेंज होता है बाय द माइक्रो आरएनए, उसके कारण हमारे प्रोटीन का फॉर्मेशन डिफरेंट फॉर्म में होता है। क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? ओरिजिनली केमिकल से ही जितना भी बॉडी पार्ट बना है, जैसे कि जितना भी आपको दिख रहा है सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बने हैं, ये कॉमन चीजें हैं। क्लियर है? लेकिन आगे जो बॉन्डिंग बनने लगती है कि वो वाटर कैसे बनेगा, उसमें बॉन्डिंग अलग अलग होगा, आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे 9th 10th 11th 12th में, दैट डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट। जो बाहरी जो बाद में जो चीजें बनती हैं एक मैक्रो लेवल पे, वो बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। ऐसे ही जो बॉडी पार्ट्स में होती है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द माइक्रो आरएनए। क्लियर हो रहा है? दिस इज ऑल अबाउट। फिजिक्स में किसको मिला है, फिजिक्स में किसको मिला है, किस चीज के लिए मिला है, पहले ये बता दीजिए आप लोग। सोचो 1 मिनट, आप लोग सोचिए, 2 मिनट। मैं उसको पढ़ाया भी हूँ लास्ट क्लास में, बिना बोर्ड पे देखे सोचिए कि फिजिक्स का मैंने क्या पढ़ाया। ये दिक्कत है ना, आप लोग देखिए, आपको क्या करना है, आप जब चलते फिरते भी रहिए ना तो दिमाग में सोचा कीजिए क्या पढ़ा है। मैं वही कहता हूँ ना, थोड़ा सा आपके अंदर एंटीबायोटिक तो नहीं है, मैडनेस आना चाहिए। ये होता है ना कि आप चलते हैं, आप यूटिलाइज कीजिए कि क्या पढ़ा क्लास में। जो फालतू की चीजें हम लोग सुनते सोते रहते हैं ना, घर पे ये हुआ, दोस्त के वहाँ यहाँ वो, इसके जगह पे हम लोग ये सोचें कि क्लास में क्या पढ़ाया, अच्छा इसमें ये पढ़ा, वही चीजें तो चीजें याद होने लगेंगी। मेडिसिन का तो था ही नहीं, फिजिक्स का है ये। मेडिसिन का तो हमने वो पढ़ा था, अभी पढ़ा है मेडिसिन का, माइक्रो आरएनए। आप बताइए। गुड, देख के बताया कि बिना देखे बताया, याद। हम्म मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग है, और उसमें हम न्यूरल नोड्स जो है वो कैसे ऐड करें, इन्होंने इसकी थ्योरी दिया है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। यही तो है मेन। किसको किसको मिला है? जॉन हॉपफील्ड एंड जेफ्रे हिंटन। हिंटन, ठीक है ना, ये नाम याद कर लीजिए। मैं यही बता रहा हूँ, क्लास में जो पढ़ाया जाए वो दिमाग में चलना चाहिए। आगे जाना है आप लोगों को औरों से, तो बस इतना ही करना है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आते जाते घर पे खाते पीते यही सब सोचो। आप लोग ये सोचिए बस नॉर्मल है, चीजें याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और हम लोग लीड करेंगे। अगले साल निकालना है सबको, कम से कम प्रीलिम्स तो सबका निकलना चाहिए। नेक्स्ट ईयर तो आप दोनों लोग दे रहे हैं, आप तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर देंगी, आप और आप तो दोनों दे रहे हैं ना नेक्स्ट ईयर। यू आर ग्रेजुएट ना ऑलरेडी, एज का इश्यू है। व्हाट इज, अच्छा अगले साल एज, अच्छा। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, a collection of the node designed to operate like the networks neuron in the animal brain। जो हमारे दिमाग में जैसे न्यूरॉन्स होता है ना, जो सेंसिटिविटी होती है, चोट यहाँ लगता है दिमाग को पता चल जाता है ना चोट लगा है, न्यूरॉन्स ही तो बताता है, दिमाग के पास वेव कौन भेजता है, दैट इज द न्यूरॉन्स। वही न्यूरॉन्स नोड को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज कर रहे हैं, कि हम उससे कुछ पूछें कि जैसे आप
देखिएगा आप चैट जीपीटी को बोलिएगा कि अभी मैं मारूंगा तो वो कहेगा कि नहीं मैंने क्या किया, वो रिप्लाई देता है उसी तरीके से। तो और नॉर्मल इंसान ऐसे ही होता है ना कि वो उसी तरीके से रिप्लाई देता है, तो वो न्यूरॉन्स जो न्यूरल्स नेटवर्किंग होती है उसी का मेन यूज होता है, दैट इज द न्यूरॉन्स इन द एनिमल ब्रेन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो न्यूज है दिस इज टोटली ऑन द, जो अभी हमने पढ़ा कि प्रोटॉन फॉर्मेशन कैसे होगा, तो उसी पे है, उसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे वो प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे चेंज करता है। देखिए यहाँ पे बोला है कि ऑल प्रोटीन्स रिक्वायर्ड द ऑल द लाइफ, जितना भी आप देखते हैं जितने भी जीव हैं, मैं हूँ इंसान या आप किसी भी एनिमल को देखिए, गोट हुआ, आप सिप को देखिए, मंकी को देखिए, रैट को देखिए, ऑल दे हैव मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। और ऑल द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ द एमिनो एसिड, जो एकदम केमिकल फॉर्म होता है। जिससे आप एग को तोड़ते होंगे तो उसमें तो जान तो होता नहीं है, वो केमिकल ही होता है, केमिकल में ही लाइफ आती है धीरे धीरे, जब धीरे धीरे ग्रो करता है हर जगह। जैसे इंसान में भी ऐसे ही होता है, सीमेन एंड द एग्स जो होता है वो मिलता है और वो केमिकल होता है, धीरे धीरे इसमें प्रोसेस में दे टेक द शेप ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो उसका जो मेन होता है उस कॉमन होता है, जो हमारे अंदर से बनता है एग्स एंड सीमेन, उसमें भी सेम एमिनो एसिड से फॉर्म होता है। और एग में भी आप जाइएगा या किसी भी में भी जाइएगा, एमिनो एसिड जो होता है वो बेसिक फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो रही है? ठीक है। एमिनो एसिड आर फाउंड इन द टिश्यू दैट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड आफ्टर दैट द बायोकेमिकल रिएक्शन जो होता है वो चेंज करता है कि किस तरीके से आगे का फॉर्मेशन होगा। जैसे जब न्यूट्रॉन के बाद एटम होगा, एटम के बाद कैसे न्यू मॉलिक्यूल होगा, बॉन्डिंग होगा, उसी अनुसार उसका शेप होगा। प्लास्टिक का शेप क्या होगा, उसके बीच में जो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होगी वही डिपेंड करेगा ना। आइस और पानी सेम ही होता है, फॉर्मेशन बदल जाता है तो आइस का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, पानी का डिफरेंट हो जाता है, चीजें बदलती हैं, स्ट्रक्चरिंग बदलता है ना, क्योंकि केमिकल उसमें जो होता है उसकी बॉन्डिंग चेंज हो जाती है। यहाँ पे भी जो केमिकल रिएक्शन जो होता है दैट चेंज, और वही हमारा नाखून का शेप दे देगा, वही हमारा कान का शेप दे देगा, वही हमारे बाल का शेप दे देगा। क्लियर हो रही है ये चीजें? दैट इज टोटली फ्रॉम द एमिनो एसिड, जो आप तोड़ते 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 जाएंगे, जो लास्ट अंत में मिलेगा वो एमिनो एसिड ही मिलेगा। लिटरेचर में किसको मिला है, लिटरेचर में किसको मिला है नोबेल प्राइज? किसके लिए मिला है इनको? कहाँ की है ये? साउथ कोरिया की है। एंड किसके लिए मिला है? इन्होंने जैसे ह्यूमन लाइफ का जो ट्रॉमा होता है ना, जैसे ह्यूमन लाइफ है, हर आइडियल सिचुएशन तो होता नहीं है, ह्यूमन लाइफ में बहुत से ट्रॉमा होते हैं, दुख दर्द होता है, नॉर्मल होता है कि कोई अपने भाई से परेशान है, कोई अपने हस्बैंड से परेशान है, कोई अपने वाइफ से परेशान है। डे टू डे लाइफ की जो परेशानियां होती हैं, किसी के पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, किसी को अपने बेटी की शादी करने के लिए नहीं पैसे हैं, होता है ना। दैट इज द फ्रेजिलिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। इन्होंने इंटेंस प्रोज फॉर्म में लिखा है। जैसे खासकर इन्होंने लिखा है कि कन्फ्रंट्स द हिस्टोरिकल ट्रॉमा। हिस्टोरिकल ट्रॉमा जब ये युद्ध का सिचुएशन होता है तो ये ह्यूमन ट्रॉमा है और ज़्यादा बढ़ जाता है। युद्ध के टाइम में तो दुख कम नहीं होता है, दुख तो जो जीतता है उसका भी तो दुख ज़्यादा होता है, वहाँ की भी तो आदमी लड़ रही होती है। तो उसी को इन्होंने पोएटिक प्रोज में लिखा है। जो इनका लिटरेचर है दैट इज इनटू द पोएटिक प्रोज फॉर्म। ओके, क्लियर हो रहा है? क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करती हैं और किस लिए इनको मिला है, किस तरीके का लिटरेचर है, दैट शुड बी द क्लियर। मैसेकर ऑन द अनआर्म्ड सिविलियंस एंड द प्रोटेस्ट एज द बैकड्रॉप। ठीक है, कई ऐसे इन्होंने अपने प्रोज में एग्जाम्पल दिया है जहां पे अनआर्म्ड सिविलियन पे अटैक हुए हैं। कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को भी पता होगा, बताइए। जालियावाला बाग का जो केस था, दैट वाज द अनआर्म्ड सिविलियन खड़ा था, गोली मार दिया। ऐसे बहुत से केस हैं। जैसे चाइना में एक बार 1988 में वहाँ के स्टूडेंट विरोध कर रहे थे कि डेमोक्रेसी ज़्यादा होनी चाहिए, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच होने चाहिए। जैसे चाइना में हर चीज़ को कर्व किया हुआ है कि आप क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, वो स्टेट डिफाइन करता है। तो वहाँ पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। ताइनामान उस स्क्वायर का नाम था, चौराहे का नाम था। वहाँ पे चाइना का जो गवर्नमेंट था,
टैंक भेजा आर्मी के साथ, उन्होंने टैंक से सबको गोली मार दिया था। 3-4 हजार लोगों की डेथ हुई थी। इन द स्टूडेंट्स सब थे। तो अनआर्म्ड जो सिविलियंस हैं उनके साथ जो ट्रामा है, इनके पोएटिक में, उनके लिटरेचर में उसका काफ़ी एक्सप्लेनेशन है, किस तरीके का उन्होंने फेस किया। दैट ऑल ऑल दिस इज इन हिज लिटरेचर। किसको मिला है इस बार लिटरेचर में? हांग कांग। हांग कांग के नाम से भी आप लोग याद कर सकते हैं, हान कांग। पीस के लिए किसको मिला है नोबेल पीस प्राइज? व्हाट इज द हिबाकुशा? हिबाकुशा को नहीं मिला है। हिबाकुशा एक टर्म है, जापान में यूज होता है। जापान ही ऐसा कंट्री है जहां पे एटम बम से अटैक हुआ है, उसके सिवा किसी में हुआ नहीं। वर्ल्ड वॉर 2, हिरोशिमा एंड नागासाकी, और जो बम का नाम था लिटिल बॉय एंड फैट मैन। जो हिरोशिमा में गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, एंड नागासाकी में जो गिराया था उसका नाम इन्होंने कोड नेम रखा था फैट मैन। कोड नेम होता है ना कि फैट मैन गिराया ताकि इंटरसेप्ट ना हो। कितने लोगों का डेथ हुआ था? नियर अबाउट 2.5 लाख लोगों का डेथ हुआ था। अब दिक्कत यह है कि सिर्फ डेथ नहीं हुआ था, डेथ के बाद जो लोग बच गए थे उनके भी बच्चों पे रेडिएशन का इम्पैक्ट आया था। कोई, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे, किसी के आंख में दिक्कत थी, किसी का जो ब्रेन है वो बहुत कम डेवलप हुआ। तो इसका इम्पैक्ट पड़ा था, उसको कहते हैं बम अफेक्टेड पीपल, और उसी को जापानीज भाषा में हिबाकुशा कहा जाता है। अब जो लोग इम्पैक्ट हुए थे, हिबाकुशा किसको कहते हैं? जापान में बम गिराया, लोग मर गए डायरेक्ट, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा हुआ, जैसे बम फटा। लेकिन जब आप एटॉमिक बम गिराते हैं तो रेडिएशन उससे निकलता रहता है, वो गिर गया जमीन में, उसके जो है एटॉमिक पार्टिकल फैल गए, अब उससे रेडिएशन होता रहेगा। अब रेडिएशन जो, जैसे मैं बच भी गया लेकिन मेरे अंदर वो रेडिएशन गया है, तो मेरा जीन इम्पैक्टेड होगा। जब मेरा सेकंड जनरेशन, जब मेरा बेटा पैदा होगा या जो भी बेटी पैदा होगी, तो उसको कहीं ना कहीं उसमें रेडिएशन का इम्पैक्ट होगा। या वहाँ के पानी में, वाटर बॉडीज में नीचे तक चले गए, तो वो कहीं ना कहीं जब भी यूज करेंगे फ्रूट्स तो उसमें से रेडिएशन का इम्पैक्ट आएगा। तो उससे जो बीमारी होगी, ऐसे लोगों को हिबाकुशा कहते हैं। सेम चीज। तो पोलियोग्रस्त, तो पोलियो तो एक वायरस के कारण होता है ना, इसमें ऐसा हाँ, इसमें किसी तरीके का डिफॉर्मिटी हो जाएगी, आपका माइंड ब्रेन है वो डेवलप नहीं कर पाएगा। जैसे पोलियो में तो एक पैर में ही खासकर ज़्यादा दिक्कत होता है पोलियो के केस में, ठीक है। लेकिन जब रेडिएशन का इम्पैक्ट होता है आपका बहुत से, कहीं पे भी हो सकता है, तो वो हिबाकुशा। अब इन्हीं लोगों की सहायता के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उसका नाम था निहोन हिदनक्यो। निहोन हिदनक्यो। निहोन हिदनक्यो इसको मिला है, इस ऑर्गेनाइजेशन को। ये ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिदन, पीस के लिए। नोबेल पीस प्राइज जो इस बार मिला है, दैट इज फॉर टू द नोबेल पीस प्राइज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द अमेरिकन न्यूक्लियर बम अटैक। जो निहोन हिदनक्यो है, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द सर्वाइवर्स ऑफ द अमेरिकन न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए याद करने की क्या क्या चीजें हो गई? लिटिल बॉय, फैट मैन, कोड नेम था जो बम गिराया था 2, एंड किस में गिराया था? हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है। अभी भी इसका इम्पैक्ट है। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम है निहोन हिदनक्यो, और इसको मिला है नोबेल पीस प्राइज ऑफ द 2024। दिस इज ऑल अबाउट। तो ये हमारा न्यूज़पेपर हो गया 10 का, 11 का, 13 का। ओके, तो वी विल बी कंक्लूडिंग हियर।